नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन अ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करने वाली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जन स्वास्थ्य से संबंधित है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से संबंधित नीतियों के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक मूल्यांकन उपकरण है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमियों की पहचान करने और शैक्षिकी परिणामों में सुधार के लिए हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत में जनजातीय कला और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित सरकारी पहलों के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ वैश्विक बाजारों में जनजातीय उत्पादों के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ाना, ऑप्शन बी जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा की सांस्कृतिक प्रथाओं में आत्मसात करने में सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन सी जनजातीय समुदायों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करना, ऑप्शन डी जनजातीय समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक पहचान और विरासत की रक्षा और उसे बनाए रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जनजातीय समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक पहचान और विरासत की रक्षा और उसे बनाए रखना। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सही उत्तर जनजातीय कला और पारंपरिक ज्ञान के लिए सरकारी पहलों का प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय आबादी की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और पहचान की रक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करना है। गलत उत्तर जबकि व्यावसायीकरण एक गौण लाभ हो सकता है, ये संरक्षण का मौलिक उद्देश्य नहीं है। गलत उत्तर आत्मसातकरण अद्वितीय जनजातीय पहचान और प्रथाओं को संरक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत है। गलत उत्तर एक आईपीआर डेटाबेस स्थापित करना सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट तंत्र है, न कि व्यापक मौलिक उद्देश्य। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए भारत में नोडल मंत्रालय है। भारत का संविधान विशेष रूप से 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से रीड कीजिए। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी छात्रवृत्ति और अनुदान के वितरण का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी शैक्षणिक योग्यताओं के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में काम करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विधायी और नीति दस्तावेजों को संग्रहीत करने के लिए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शैक्षणिक योग्यताओं के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में काम करना। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) एक 24x7 ऑनलाइन भंडार है जिसे डिग्री, डिप्लोमा और मार्कशीट जैसे शैक्षणिक पुरस्कारों को डिजिटाइज और सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। विकल्प अ एक नौकरी पोर्टल का वर्णन करता है। विकल्प बी एक वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली का वर्णन करता है। विकल्प डी एक विधायी या नीति दस्तावेज अभिलेखागार का वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: एनएडी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जो पेपरलेस गवर्नेंस और शैक्षिकी सुधारों को बढ़ावा देती है। ये नकली डिग्रियों पर अंकुश लगाने और शैक्षणिक संस्थानों और नियोक्ताओं के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के मुद्दों पर हालिया समझौता किस प्रमुख नदी परियोजना से जुड़ा है? ऑप्शन अ, कृष्णा नदी परियोजना। ऑप्शन बी, नर्मदा नदी परियोजना। ऑप्शन सी, गोदावरी नदी परियोजना। ऑप्शन डी, कावेरी नदी परियोजना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी नर्मदा नदी परियोजना। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समझौता महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाभार्थी राज्यों के बीच नर्मदा अवार्ड भुगतान के मुद्दों से संबंधित है। कृष्णा नदी परियोजना में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। गोदावरी नदी परियोजना में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। कावेरी नदी परियोजना में मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पश्चिम प्रवाह वाली नदियों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना कई बड़े बांधों सहित कई बड़े बांधों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बहुराज्यीय पहल है, जिसमें सरदार सरोवर बांध भी शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। इंडोनेशिया की संसद का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शन अ, राष्ट्रीय सभा। ऑप्शन बी, जन परामर्शदात्री सभा। ऑप्शन सी, संघीय सभा। ऑप्शन डी, सिंगापुर की संसद। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जन परामर्शदात्री सभा। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। इंडोनेशिया की संसद का आधिकारिक नाम पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली मजेलिस परमुशियावर्तन रैकेट MPR है। यह इंडोनेशिया की सर्वोच्च विधायी संस्था है। नेशनल असेंबली वियतनाम, पाकिस्तान आदि देशों की विधायी संस्थाओं का नाम है। फेडरल असेंबली रूस, स्विट्जरलैंड आदि देशों की संसदों का नाम है। सिंगापुर की संसद सिंगापुर की विधायी संस्था है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह राज्य और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं, तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी संसदीय कार्य मंत्रालय। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। संसदीय कार्य मंत्रालय युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। शिक्षा मंत्रालय शैक्षिकी नीतियों और संस्थानों से संबंधित है। युवा मामले और खेल मंत्रालय युवा विकास और खेल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता युवा नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रक्रियाओं को स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य छात्राओं को भारतीय संसद के कामकाज के बारे में जागरूक करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से रीड कीजिए। दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर छूट प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत सरकार की योजना में शामिल हुई है? ऑप्शन अ, टाटा मोटर्स। ऑप्शन बी, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। ऑप्शन सी, आयशर मोटर्स। ऑप्शन डी, फोर्स मोटर्स। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजना में शामिल हो गई है।
टाटा मोटर्स एक प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है, लेकिन इस योजना में शामिल होने के लिए समाचार में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आयशर मोटर्स वाणिज्यिक वाहनों और मोटरसाइकिलों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस योजना में प्रतिभागी के रूप में निर्दिष्ट नहीं है। फोर्स मोटर्स वाणिज्यिक और उपयोगिता वाहनों का निर्माण करती है, लेकिन इस विशेष सरकारी पहल में शामिल होने के लिए सूचीबद्ध नहीं है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: ये पहल भारत के वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों का हिस्सा है, खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में। ये राष्ट्रीय पर्यावरण लक्ष्यों के अनुरूप नए, अधिक पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस UDISE जोड़ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ, कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन और व्यय की निगरानी करना। ऑप्शन बी, पूरे भारत में स्कूली शिक्षा के मापदंडों में एक व्यापक डेटाबेस और अंतर्दृष्टि प्रदान करना। ऑप्शन सी, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मान्यता प्रक्रिया को सुगम बनाना। ऑप्शन डी, स्कूलों में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की सामग्री और मानकों को विनियमित करना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पूरे भारत में स्कूली शिक्षा के मापदंडों में एक व्यापक डेटाबेस और अंतर्दृष्टि प्रदान करना। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। UDISE जोड़ एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो भारत भर में स्कूली शिक्षा के विभिन्न मापदंडों पर डेटा एकत्र करने और प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो नीति निर्माण में सहायता करती है। विकल्प ए गलत है क्योंकि UDISE जोड़ शैक्षिकी मापदंडों पर केंद्रित है, न कि विशेष रूप से कौशल विकास के लिए वित्तीय आवंटन पर। विकल्प सी गलत है क्योंकि UDISE जोड़ स्कूली शिक्षा के लिए समर्पित है, न कि उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए। विकल्प डी गलत है क्योंकि UDISE जोड़ मुख्य रूप से एक डेटा प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करता है, न कि डिजिटल सामग्री मानकों के लिए एक नियामक निकाय के रूप में। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: UDISE जोड़ स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़े प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है, जो पूरे भारत में 15 लाख से अधिक स्कूलों को कवर करती है। यह नामांकन, बुनियादी ढांचे और शिक्षक उपलब्धता पर विस्तृत डेटा एकत्र करती है ताकि शैक्षिकी योजना और नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आधार प्रदान किया जा सके। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो 18 मीटर ड्राफ्ट वाले जहाजों को संभालने में सक्षम है? ऑप्शन अ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन बी, कामराजार पोर्ट। ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन डी, पारादीप पोर्ट। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कामराजार पोर्ट। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। कामराजार पोर्ट ने 18 मीटर ड्राफ्ट वाले जहाजों को संभालने में सक्षम भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बनने का गौरव हासिल किया है। ये क्षमता इसे बड़े जहाजों को समायोजित करने की अनुमति देती है, जिससे समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, लेकिन इस विशिष्ट ड्राफ्ट के साथ दूसरा नहीं है। विशाखापत्तनम पोर्ट एक प्रमुख बंदरगाह है, लेकिन इस 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता के साथ दूसरा नहीं है। पारादीप पोर्ट एक प्रमुख बंदरगाह है जो थोक माल को संभालने के लिए जाना जाता है, इस विशिष्ट गौरव को नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: बंदरगाह ड्राफ्ट पानी की उस न्यूनतम गहराई को संदर्भित करता है जिसकी एक जहाज को तैरने के लिए आवश्यकता होती है, जिससे बड़े जहाजों को डॉक करने की अनुमति मिलती है। बड़े जहाजों को समायोजित करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए एक गहरी ड्राफ्ट महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। टॉय बिज 2026 एक पहल है जो मुख्य रूप से भारत में किस विशिष्ट उद्योग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? ऑप्शन अ, ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑप्शन बी, खिलौना उद्योग। ऑप्शन सी, वस्त्र उद्योग। ऑप्शन डी, फार्मास्यूटिकल उद्योग। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खिलौना उद्योग। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। टॉय बिज 2026 एक कार्यक्रम या पहल है जो स्पष्ट रूप से भारत के खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जैसा कि इसके नाम और संदर्भ से संकेत मिलता है। ऑटोमोबाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग और फार्मास्यूटिकल उद्योग अलग अलग क्षेत्र हैं जो टॉय बिज 2026 से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं।
इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप। भारत सरकार मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आयात को कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना और देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की? आंसर, शिक्षा मंत्रालय। 2. भारत में जनजातीय कला और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित सरकारी पहलों के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? आंसर, जनजातीय समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक पहचान और विरासत की रक्षा और उसे बनाए रखना। 3. नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, शैक्षणिक योग्यताओं के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में काम करना। 4. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के मुद्दों पर हालिया समझौता किस प्रमुख नदी परियोजना से जुड़ा है? आंसर, नर्मदा नदी परियोजना। 5. इंडोनेशिया की संसद का आधिकारिक नाम क्या है? आंसर, जन परामर्शदात्री सभा। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर, संसदीय कार्य मंत्रालय। 7. दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर छूट प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत सरकार की योजना में शामिल हुई है? आंसर, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। 8. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस UDISE जोड़ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, पूरे भारत में स्कूली शिक्षा के मापदंडों में एक व्यापक डेटाबेस और अंतर्दृष्टि प्रदान करना। 9. निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो 18 मीटर ड्राफ्ट वाले जहाजों को संभालने में सक्षम है? आंसर, कामराजार पोर्ट। 10. टॉय बिज 2026 एक पहल है जो मुख्य रूप से भारत में किस विशिष्ट उद्योग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? आंसर, खिलौना उद्योग। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।